ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल में सीएम योगी की हुंकार 12 बनी। विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने रैली कर ममता बनर्जी पर साधा निशाना। सीएम योगी ने कहा, इस चुनाव में बंगाल से तृणमूल कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर देगी जनता। वहीं सीएम योगी ने किया दावा, भाजपा सरकार आई तो उपद्रवियों को खैर नहीं। बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे गुंडे, माफिया मौलाना। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने 2 आधुनिक सुरक्षा भवनों का किया उद्घाटन। योगी ने कहा, पिछले 9 सालों में समय पर पुलिस भर्ती, ट्रेनिंग और सुविधाओं से बना सुरक्षा का माहौल। मऊ में एसडीओ के आपत्तिजनक वायरल वीडियो पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का सख्त रुख। एसडीओ तत्काल प्रभाव से निलंबित। ऊर्जा मंत्री ने कहा, लापरवाही और अनुशासनहीनता पर जीरो टॉलरेंस, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई, विभागीय जांच शुरू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को फिर पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरे। बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार अरिजीत रॉय के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, वामपंथियों और तृणमूल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के साथ भाजपा के विकास कार्यों को गिनाया। मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से कहा कि जब यहां मेरा कार्यक्रम लगा तो तृणमूल के गुंडे लोगों को परेशान करने आ गए। सभा ना होने पाए, इसके लिए भाजपा का झंडा उखाड़ने का प्रयास भी किया गया। अरिजीत का मतलब जो शत्रु को जीत सके, आप लोग उन्हें जिताइए और डबल इंजन सरकार लाइए। टीएमसी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल स्पीड से सारी समस्याओं का समाधान होगा। भाजपा ही सुरक्षा, समृद्धि, उज्जवल भविष्य की गारंटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने 15 सालों से बंगाल को संकट में ला दिया है और इसे टेरर, माफिया राज, कटमनी व करप्शन का अड्डा बना दिया है, वे टीएमसी अब नहीं चाहिए। इन लोगों ने आमजन, नौजवानों, बहन बेटियों के सामने भय का माहौल पैदा किया है। टीएमसी के कारण सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया पैदा हुए। केंद्र से जो पैसा आता है उसे टीएमसी के गुंडे हजम कर जाते हैं। सीएम ने स्थानीय नागरिकों को विश्वास दिलाया कि बंगाल में दंगों, भय, अराजकता, माफिया राज को भाजपा समाप्त करेगी। सीएम ने कहा कि 9 साल पहले इससे भी बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। वहां हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। व्यापारी बहन बेटी असुरक्षित थी। गुंडागर्दी, अपराध चरम पर था। माफिया हावी थे। जनता के विकास के लिए आने वाले पैसों में डकैती पड़ती थी, लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार ने इसका उपचार कर दिया। यूपी में बहुत परिवर्तन हो गया। वहां कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता। यूपी में पर्व त्योहार शांति से मनाए जाते हैं। वहां अराजकता, गुंडागर्दी नहीं है। लेकिन बंगाल में गोतस्करी, गौ हत्या त्योहारों के पहले उपद्रव होते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अब माफिया की हड्डी पसली ठीक करता है। माफिया की संपत्ति लेकर गरीबों के आवास बनते हैं। यूपी में ना कर्फ्यू है, ना दंगा है, वहां सब चंगा है। राज जन्मभूमि के लिए आंदोलन करना पड़ा। टीएमसी की पार्टनर समाजवादी पार्टी की सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलवाई। जैसे ममता दीदी को राम नाम, दुर्गा पूजा से चिढ़ है, यूपी में भी ऐसे ही चिढ़ होती है। यूपी में डबल इंजन सरकार आई तो अयोध्या में भगवान श्री राम का सबसे बड़ा मंदिर बन गया। इसे कांग्रेस, सपा व टीएमसी रोक नहीं पाए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा गारंटी देती है कि बंगाल में दंगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। मैं तो आप सबसे इस बात की अपील करने के लिए आया हूं कि जो लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजार दिए हो, जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। इन लोगों ने यहां पर आम जनमानस के सामने, नौजवानों के सामने, बेटी और बहनों के सामने एक भय का माहौल पैदा किया है।
गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद पुलिस विभाग में समय पर भर्ती, समय पर ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं के विकास से पुलिसकर्मियों के कार्य की गति बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल बना और सुशासन का बेहतरीन मॉडल खड़ा हुआ। सीएम योगी गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने 2 आधुनिक सुरक्षा भवनों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इन भवनों में मंदिर सुरक्षा से जुड़े अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, कंट्रोल रूम, पुलिस स्टोर रूम और मेंटेनेंस वर्कशॉप बनाई गई है। इसका निर्माण पर 9.18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा सुशासन की पहली शर्त होती है। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए, इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाते हैं, पर हम उसका एक ही पक्ष देख पाते हैं। पुलिस का सामान्य सिपाही हो या सब इंस्पेक्टर व डिप्टी सीएम, एसपी, यदि उसकी ट्रेनिंग नहीं होती तो वह भी एक कॉमन मैन ही होगा। पहले की सरकारों में भर्ती, ट्रेनिंग और व्यवस्थापना सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका परिणाम ये होता था कि बहुत से नौजवान पुलिस भर्ती में नहीं जाना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे में वर्ष 2017 के बाद आए बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि 9 साल पहले जब उनकी सरकार आई तो उस समय पुलिस बल में आधे से अधिक पद खाली थे। बीते 9 वर्षों में 2,19,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है। 2017 में पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता एक समय में 3,000 से अधिक नहीं थी, जबकि वर्तमान में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का परिणाम है कि अब एक समय में 60,000 पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। समय पर लिए गए निर्णय और समय पर दिए गए संसाधनों के परिणाम स्वरूप पुलिस को 200 गुना अधिक सुविधाओं से संपर्क किया गया है। सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उसका एक ही पक्ष हम देख पाते थे। ये मान्यता होती थी कि सुरक्षा के लिए केवल पुलिस की भर्ती कर लो। अब पुलिस का एक सामान्य आरक्षी हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो या डिप्टी एसपी हो, अगर उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वह भी तो एक कॉमन मैन है। हम और आपके ही बीच में से तो वह निकला है। तो सबसे पहले भर्ती की प्रक्रिया के बाद उसकी ट्रेनिंग हो। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और 6 बार के कद्दावर विधायक ओम प्रकाश सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। गाजीपुर के जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में ओम प्रकाश सिंह ने ऊर्जा मंत्री को नासमझ बताते हुए कहा कि जब कोई कंपनी उन्हें फायदा पहुंचाती है तो वे बिजली मीटर बदलने जैसे फैसले कर देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये एक ऐसे मंत्री हैं जो ऊर्जा विभाग को निजी हाथों में सौंपने की हिमायती है और ये कोशिश हो रही है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। पूर्व मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि ऊर्जा मंत्री आयातित हैं, जो गुजरात से आए हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी होने के बावजूद उनका जनता से कोई जुड़ाव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग को उद्योगपति समूह, विशेषकर अदानी को सौंपने की मंशा है और सरकार निजीकरण की समर्थक बन चुकी है। पंचायती चुनाव को लेकर भी ओम प्रकाश सिंह ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय से कराए जाने चाहिए। यदि सरकार चुनाव कराने में सक्षम नहीं है तो वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार पर पंचायत चुनाव में लापरवाही और अनावश्यक देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। साथ ही उन्होंने जी राम जी की योजनाओं को लागू करने की भी मांग की। प्रदेश की शासन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह धारणा गलत है कि अधिकारी कर्मचारी ईमानदार और जनप्रतिनिधि बेईमान होते हैं। विकास कार्यों में दोनों की साझेदारी जरूरी है। वहीं राजनीतिक भविष्य को लेकर आत्मविश्वास जताते हुए ओम प्रकाश सिंह ने दावा किया कि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। महिला आरक्षण बिल पर बसपा सुप्रीमो मायावती के समर्थन पर उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक एजेंडा होगा जो समय आने पर सामने आएगा। बिहार की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि राजा रजवाड़ों का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन भाजपा फिर भी सम्राट को आगे लाई है। अब आगे अल्लाह मालिक है।
क्या विकास मॉडल इनको मुबारक हो, महिला आरक्षण लाए हैं, चर्चा होगी, उसमें की व्यवस्था होगी, अपनी अपनी बात रखेंगे। मोदी जी को महिला से बहुत मोहब्बत है, तो आप लोग बेहतर हमसे जानते हैं। महिला के बारे में मोदी जी अच्छा जानते हैं, इसलिए हम इस पर कोई बहुत बतका नहीं दे पाएंगे। मंत्री जी, उसमें मायावती जी ने दलित और ओबीसी के लिए जो अलग से आरक्षण की मांग किया है, महिला आरक्षण बिल में भी। जब वो अपना खेल खेलेंगे तो ये भी अपना खेल खेल लेंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि इतिहास में आप अंतिम व्यक्ति नहीं हैं। आप ऐसा कोई काम मत करिए जहाँ इतिहास कठोर और कठिन निर्णय ले। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एसडीओ अमित कुमार के कथित वायरल वीडियो को संज्ञान लेते हुए तत्काल कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक शंभू कुमार से वार्ता कर मामले की गहन जांच कराते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री A.K. शर्मा के निर्देशों के क्रम में MD शंभू कुमार द्वारा उपखंड अधिकारी अमित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। मऊ नगर एसडीओ अमित कुमार गौड़ जो एक भ्रष्ट अधिकारी है, ये भाजपा सरकार को और माननीय मंत्री जी को बदनाम करने के लिए ये रिश्वत मांग रहा है। उसकी ऑडियो हमने सुना और देखा। इसका बिहेव इतना खराब है कि जो है ये सीधे सीधे गुंडई कर रहा है और कहता है कि मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा, और कहता है कि मंत्री जी मुझको माला पहनाते हैं, और इस तरीके से वो रिश्वत मांगते हुए जो है, मैंने इसकी वीडियो ऑडियो सुना, मुझको देख करके बड़ा घृणा हो जाए। ऐसे लोगों को तो जेल के अंदर होना चाहिए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जनपद मऊ में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने प्रकाश अस्पताल में अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस नई सुविधा के शुरू होने से अब जिले में दिल की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को आपातकालीन स्थिति में 24 घंटे विश्व स्तरीय इलाज और सर्जरी की सुविधा मिल सकेगी। उद्घाटन के पश्चात उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि यह कैथ लैब केवल एक मशीन नहीं बल्कि जिले और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होगी। अब हृदय रोगियों को इलाज के लिए वाराणसी या लखनऊ जैसे बड़े शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। प्रकाश ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मनीष राय ने बताया कि अस्पताल का लक्ष्य क्षेत्र के लोगों को सस्ती और आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध कराना है। इस कैथ लैब के संचालित होने से अब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेस मेकर जैसी जटिल प्रक्रियाएं स्थानीय स्तर पर ही कुशल विशेषज्ञों द्वारा संपन्न की जाएंगी। हमारा उद्देश्य केवल तकनीक लाना नहीं बल्कि इसे आम आदमी की पहुंच में रखना है। यहाँ न्यूनतम खर्च पर विश्व स्तरीय हृदय रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। अंत में नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने अस्पताल की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रकाश अस्पताल ने हमेशा से ही जनता की सेवा को प्राथमिकता दी है। मऊ के हेल्थ सेक्टर के लिए आज एक बहुत क्रांतिकारी दिन है। ये जो प्रकाश हॉस्पिटल, इसमें बहुत सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से कई सारे लैब जो है उसकी शुरुआत आज की गई है। कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कई सारे ऐसे नए आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं, मशीनें हैं जो प्रकाश हॉस्पिटल ने जिसकी आज शुरुआत की है। और मुझे विश्वास है, यहाँ पे हम लोग पूरे हॉस्पिटल घूमे और हमने देखा कि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पे मुहैया कराई जा रही हैं, ये इस पूर्वांचल क्षेत्र के लिए बहुत लाभप्रद साबित होंगी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार और महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस दिशा में अब तक ठोस अमल की कमी रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार के पास सही नियत और मजबूत इच्छा शक्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि SC, ST और OBC वर्गों के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। मायावती ने दोहराया कि महिला आरक्षण के तहत सवर्ण महिलाओं के साथ साथ शोषित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोटा तय किया जाना बेहद जरूरी है। 33% महिला आरक्षण को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल स्वागत योग्य है, लेकिन जब तक SC, ST और OBC महिलाओं के लिए अलग आरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक इसका पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा।
मायावती ने मंडल आयोग का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, उसी तरह महिलाओं के भीतर भी वर्गवार आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। अंत में मायावती ने कहा कि सही नीति और स्पष्ट नियत के साथ ही महिला आरक्षण का असली लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है। पीलीभीत में आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने सदर तहसील में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जनगणना की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह इसके तहत सतर्क और सक्रिय है। इसके तहत घर घर जाकर सटीक और विश्वसनीय आंकड़े जुटाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि वे सही और पूर्ण जानकारी देकर इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि जनगणना के आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं की नींव होते हैं, इसलिए इसमें पारदर्शिता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए जनगणना टीमों का गठन कर दिया गया है और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का लक्ष्य सौंपा गया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि जनगणना की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक और व्यवस्थित तरीके से संपन्न किया जाए, जिससे जिले के विकास को नई दिशा मिल सके। कानपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी और हाईटेक कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। थाना सचेंडी क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई का नेतृत्व एडीसीपी क्राइम सुमित एस रामटेके और आईपीएस सुमित एस एम जाधव ने किया। इस ऑपरेशन की खास बात यह रही कि पहली बार ड्रोन कैमरों की मदद से इलाके की निगरानी की गई। संक्रिय गलियों और छतों पर हो रही संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक कर पुलिस ने सटीक लोकेशन चिन्हित की और एक साथ दाबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 7 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया। मौके से 3 किलो से अधिक अवैध गांजा और करीब 92,000 रुपए नकद बरामद किए गए। जांच में खुलासा हुआ कि इस इलाके में रोजाना 4 से 5 लाख रुपए का गांजा कारोबार चल रहा था। इस रेड में क्राइम ब्रांच सचेंडी और पनकी थाना पुलिस समेत 70 से ज्यादा जवान शामिल रहे, जिन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तस्करों को भागने का मौका नहीं दिया। एडीसीपी क्राइम सुमित रामटेके ने बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से मिल रही सूचनाओं के आधार पर की गई। पुलिस अब गिरोह के सरगना और सप्लाई चेन की अन्य कड़ियों की तलाश में जुटी है। ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है। जितनी भी कार्रवाई अभी तक हम लोगों ने कानपुर में देखी है, तो उसमें ही आगे की कार्रवाई में हमने हॉटस्पॉट सचेंडी को भी चिन्हित किया था। तो इसके लिए हम पिछले 7-8 दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे कि गांजा कहाँ कहाँ बिकता है, किस टाइम पे बिकता है। और ये सचेंडी थाने से 100 से 150 मीटर के करीब एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पर जो गुमटियाँ हैं, वो गुमटियों में महिलाएं गांजा बेचा करती हैं। मथुरा जनपद के थाना मांड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यमुना एक्सप्रेसवे से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ यानी कि डोडा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बरामद डोडे की कीमत करीब 1,16,49,300 रुपए आंकी गई है। थाना मांड पुलिस टीम ने बुधवार सुबह करीब 8:15 पर मुखबिर की सूचना पर यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 95 पर चेकिंग के दौरान एक कैंटर को रोका। तलाशी लेने पर वाहन से 776.620 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ थाना मांड में एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि यह खेप कहां से लाई जा रही थी और किन लोगों तक पहुंचाई जानी थी। दिनांक 15 अप्रैल 2026 को थाना मांड पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करते हुए 2 सात्विक मादक पदार्थ के तस्करों शुभम सैनी, कुलदीप रिंकू जो पूर्व क्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं, को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी यमुना एक्सप्रेसवे के 95 किलोमीटर के माइलस्टोन के पास से की गई है। जो मादक पदार्थ के तस्कर थे, ये एक आईएसआर कैंटर से झारखंड से डोडा पाउडर लेके आ रहे थे, जिनको 95 किलोमीटर के माइलस्टोन से गिरफ्तार करते हुए इनके पास से 35 बोरी में 776 किलो 620 ग्राम डोडा पाउडर बरामद किया गया है। भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, जहां लाखों लोग
रोज अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। किसी भी नौकरी, किसी का व्यापार, शिक्षा, शादी, इलाज या घूमना, सब कुछ रेलवे से जुड़ा है। लेकिन ट्रेनें यूं ही समय पर नहीं चलती। इसके पीछे होता है कुशल प्रबंधन, सटीक रणनीति और अनुशासित अधिकारियों की मेहनत। ऐसे एक अधिकारी हैं कानपुर सेंट्रल के उप मुख्य यातायात प्रबंधक आशुतोष सिंह, जो अब पदोन्नत होकर नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। वे अब नए IRTS अधिकारियों को तैयार करेंगे। इसी को लेकर हमारे संवाददाता कुणाल सिंह ने आशुतोष सिंह से खास बातचीत की। रेलवे के उप मुख्य यातायात प्रबंधक आशुतोष जी के पास हम मौजूद हैं और बात करेंगे कि कानपुर में अभी तक इनके कार्यकाल में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर, और यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं की गई हैं। कानपुर सेंट्रल जैसे कि पता है कि भारतीय रेलवे के एक व्यस्तम स्टेशनों में से एक है। ट्रेन की संख्या और यात्रियों के फुटफॉल दोनों को लेकर पिछले करीब में यहाँ पे 4 साल का मेरा कार्यकाल रहा, और पिछले 4 साल में आप देखेंगे कि यहाँ पे कानपुर के साथ साथ कानपुर एरिया में 2 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन में विकास हो चुका है, जिसमें से गोविंदपुरी का उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है, और पनकी स्टेशन भी एकदम से तैयार है। आप लोग देख रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे स्टेशन को विकसित किया गया है, और जिसमें यात्रियों की सुविधा में भी बढ़ोतरी की गई है। नए फोबीज, एस्केलेटर्स, रैम्प सारे बनाए गए हैं। स्टेशन बिल्डिंग नहीं बनी है, और अनवरगंज स्टेशन का विकास अमृत भारत में चल रहा है। वहाँ भी प्लेटफॉर्म का रिनोवेशन हो रहा है, नए फोबी आ गई है, उसके ऊपर एस्केलेटर्स, लिफ्ट का कार्य भी चल रहा है। नए जिले में आपका तबादला है, किस पद पर है, किस तरीके से उस जिम्मेदारी को भी देखते हैं। नहीं, ये तबादला हमारा जो हमारे सर्विस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, इसमें हमारा प्रोफेसर कॉमर्शियल एंड विजिलेंस के पद पर स्थानांतरण हुआ है। और मैं वहाँ पर अभी जो मैंने अपना 15 साल की वर्किंग का जो ज्ञान प्राप्त किया है, कोशिश करूंगा कि अपने नॉलेज से जो आने वाले अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं रेलवे में, उनको मैं कुछ लाभ दे सकूं। जैसे कि आपने देखा कि कानपुर सेंट्रल पर बहुत अच्छी तरीके से बदलाव किया गया, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, यात्रियों के लिए कई सारी सुविधाएं की गई हैं। APN न्यूज के लिए कुणाल सिंह। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।